साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में हम कक्षा 11 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह का अध्ययन कर रहे हैं। यह एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार कक्षा 11 के लिए निर्धारित की गई है। इसके 3 पाठ हम पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और यह इसका चौथा पाठ है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित विदाई संभाषण। सबसे पहले हम लेखक परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद हमारी कक्षा को प्रारंभ करेंगे। तो जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वह पूर्व की पाठों को देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। एनसीईआरटी कक्षा 11 की पुस्तक, यह प्लेलिस्ट का नाम है। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे, यह एक फेमस रचना है। नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। उसी से यह पंक्तियां ली गई हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने शिव शंभू के चिट्ठे नाम से निबंध आपको करवाया है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। अब लेखक परिचय में लिखा गया है बाल मुकुंद गुप्त। पापा जा रहे हैं मंदिर, तुम चली जाओ। जन्म सन 1865, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। प्रमुख संपादन किया है अखबार ए चुनाव, हिंदुस्तानी हिंदी बंगभाषी, भारत मित्र। इनका भारत मित्र अखबार यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कक्षा 11 की पुस्तक है, तो कक्षा 11 के विद्यार्थी तो इसके प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे ही। जो विद्यार्थी केवीएस के पाठ्यक्रम में ये निर्धारित है, उस दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो आप पाठ परिचय में जो भी रचनाएं लेखक की दी गई हैं, लेखक का जन्म, मृत्यु, यह सब याद रखेंगे। इसके अलावा पाठ में भी कई ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बार बार बताती रहूंगी। कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे प्रतियोगी परीक्षा में, वह भी मैं आपको बताऊंगी। प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, और खेल तमाशा। तो 2 आपको प्रमुखता पूछी जाती हैं, शिव शंभू के चिट्ठे और खेल तमाशा। मृत्यु हुई 1907, बहुत लंबा जीवन काल इनका नहीं रहा। अब गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। देखिए, इन्होंने उर्दू में शिक्षा लेना प्रारंभ किया, लेकिन योगदान किस में दिया? हिंदी साहित्य के विकास में। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। मैं आपको हिंदी बुकशाला चैनल पे, जो हमारा किताबों वाला चैनल है, जहां मैं आपको 12th की एनसीईआरटी करवा रही हूँ, उस चैनल पे भी आपको सरल इतिहास बुक पढ़ा रही हूँ मैं हिंदी साहित्य का। केवीएस वाले विद्यार्थी देख लें उसको, उसमें इनके बारे में मैंने जानकारी दी है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नव जागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता। विनोद यानी कॉमेडी, हास्य। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे, यानी शब्द शुद्धि के लिए हिमायती थे। अनिस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इसी तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने अपनी बहस चलाई है। अब देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक जगह, देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही है। अब वो क्या करते थे कि जो लेखकों की रचनाएं, सरस्वती पत्रिका उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिका थी, उसमें जब छपने के लिए आती थी तो व्याकरणिक गलतियों को सुधार करके वे उन रचनाओं को पुनः उन लेखकों के पास पहुंचा देते थे कि आप इन्हें शुद्ध करके लिख लाइए। ऐसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब स्वयं अपने एक लेख में अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग किया
तो बाल मुकुंद गुप्त ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि अनिश्चितता जैसा कोई शब्द तो हिंदी में होता ही नहीं है। ठीक है, अब इसी के संबंध में फिर एक जो महावीर प्रसाद जी की तरफ से किसी ने लेख लिखा, आत्माराम की टेंटें। तो आत्माराम कौन था? आत्माराम उन्होंने किसको बनाया? बाल मुकुंद गुप्त के ऊपर लेख लिखा। ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जितने भी पॉइंट मैंने बताए प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताए है ना। ऐसा एक्स्ट्रा ज्ञान पे देने की आपको मेरी कोशिश नहीं है, जितना परीक्षा में पूछा जाता है बताया। आप केवीएस के साथ एमबीएस भी देंगे, GSSB भी देंगे, और जिस राज्य से है वहाँ की शिक्षक भर्ती या यूपी टीजीटी पीजीटी हो, आरपीएससी हो, वो भी आप देंगे, क्योंकि आरपीएससी के पेपर भी देंगे तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताए। और कर्जन के प्रति उन्होंने जो व्यंग रचना की वो शिव शंभू के चिट्ठे नाम से फेमस हुई। अब आगे देखते हैं। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। सबसे चर्चित और व्यंग्य कृति कौन सी है उनकी? शिव शंभू के चिट्ठे, उसी में से ये ली गई है। यह पाठ वायसराय कर्जन, समय सीमा इनकी रही 1899 से 1904 और 1904 से 5 तक, 2 बार वायसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासन काल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए। किसके शासन काल में? वायसराय कर्जन, लॉर्ड कर्जन। नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग और रवानगी के साथ यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। ऐसे समय में जब प्रेस पर पाबंदी थी, ऐसी रचनाएं प्रकाशित ही नहीं होने दी जाती थी जिससे स्वतंत्रता का जो आंदोलन है उसमें जो लोग भागीदार कर रहे हैं उनमें जोश उत्पन्न हो, उनको मोटिवेशन मिले, ऐसी रचनाएं प्रकाशित ही नहीं करी जाती थी। ऐसे समय में आपको ऐसी रचना लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा? विनोद प्रियता का सहारा लेना पड़ेगा, संजीदगी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो साहसिक गद्य का नमूना है इनका यह विदाई संभाषण, जो कि आपका चौथा पाठ भी है। क्या है, क्या लिखा इन्होंने विदाई संभाषण में, देखते हैं। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अंत को, है ना, वैसे हम अंत को नहीं लिखेंगे, आज हम गद्य का नमूना देखिए, आज हम लिखेंगे अंत में आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया, लेकिन यहाँ अंत में ना लिख के ये क्या लिख रहे हैं? अंत को। अब आप इस देश से अलग होते हैं, इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिर स्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना आप ही का था, ना इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। क्योंकि ये कहाँ से चल रहा था? इंग्लैंड से शासन चल रहा था। जो वायसराय बनते थे वो क्या सोचते थे कि हम ही सर्वशक्तिमान है, तो भारत के लोगों को रौंद लो, निचोड़ लो, जितना पैसा कमाना है कमा लो। अब विदाई संभाषण है इनका, तो फेयरवेल पार्टी जिसे आप कहते हैं, तो उसमें ये क्या लिख रहे हैं? बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे, वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्दी श्रीमान यहाँ से पधारें, पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है।
इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है, क्योंकि फाइनली तो व्यक्ति जा ही रहा है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहां बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, यानी इंग्लैंड में। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बलवती थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक ही सीट आई है उसकी, 10 रुपए की एक सीट, पहले भी तो 10 की आई थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय ये दशा होती है, वहां मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। इसी प्रसंग में आपने प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी होगी, 2 बैलों की कथा, इसी चैनल पे उपलब्ध है, पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, तथा आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। यानी डायरेक्टर खुद भी नहीं जानता था कि क्योंकि हर डायरेक्टर तो यही सोचता है ना कि जो फिल्म बना रहा हूँ वो सुपर हिट होगी। तो वैसे ही उस समय डायरेक्टर के रोल में कौन है, कर्जन, और वो क्या सोच रहे हैं कि मैं जो कुछ भारतवासियों के साथ कर रहा हूँ उसका परिणाम बिल्कुल सुखपूर्वक होगा, पर ऐसा होता नहीं है। जिसके आदि यानी प्रारंभ में, जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसके अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूं, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। पंक्तियों को नोट डाउन करिएगा, हाईलाइट करिएगा। और आपके पास बुक नहीं है, मैंने पहले भी कहा, बुक खरीदने की इतनी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, मैं पूरा करवाऊंगी, लेकिन ध्यान से 2-3 बार परीक्षा से पूर्व आप इन प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि यह पंक्तियां कौन से पाठ से ली गई हैं, क्योंकि इससे आप समझ नहीं पा रहे। ऐसी कोई पंक्ति जिससे आप तुरंत अंदाजा लगा लोगे वो नहीं पूछी जाएगी। पंक्ति वो पूछी जाएगी कि आपका दिमाग यार कौन से पाठ में हमने पढ़ी थी। पुनः पढ़ के सुनाती हूँ, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं वाले विद्यार्थियों के लिए बात कर रही हूँ। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूं, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। इस बार बंबई, वर्तमान में मुंबई, इस बार में बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। यानी इन्होंने भाषण दिया था, उसमें कहा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसके बारे में लिख रहे हैं। आपने कहा था कि यहां से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है। ये 1904 से 5 के लिए जब आए थे ना, तब का समय, दूसरी बार जब आए थे। और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी ना होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। जो दूसरों को लिए खाई खोदता है ना, वो खुद तो गिरी पड़ता है। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर बैठकर आंख खोलकर वह अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। दिल्ली दरबार जो लगा था ना, दिल्ली दर्पण दरबार, इस पर भारतेंदु ने बहुत अच्छा लिखा है। आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आपके दाहिने
थे, वह बाएं, आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था, हौदा, चवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा, पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। सिर के बल नीचे आ रहे, अगर हम आज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिर के बल नीचे गिर पड़े या नीचे आ गिरे। उस समय के गद्य का नमूना है ये पाठ, उस दृष्टि से भी देखिएगा। आगे बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं, आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के स्थान के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजा को मिट्टी की खिलौनी के भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे से इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, गर्त में गिर गई। बंग देश के सिर पर आरहा रखा गया। आहा, इतने बड़े, मतलब बंगाल का विभाजन हुआ, सिर पे आरा रखा मतलब काट देता है ना आरा, वैसे। आहा, इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत ना हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर ना रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। फाल्गुनी बेटा ये नहीं करते, आपकी पिटाई लग जाएगी बहुत तेज। आप जाओ कमरे में से, नीचे जाओ, भैया के पास, पापा के पास चले जाओ, मंदिर जाओ। हाँ, भैया के साथ चले जाओ, भैया से कह दो आपको मंदिर ले जाएंगे, जाओ। रो नहीं, मुझे मेरा वीडियो बनाने दो। ये हाथ दूर रखो, ये नेल पेंट आपने लगा ली है ना, ये सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए, बेटा कपड़े गंदे मत करो, दूर हट जाओ, सुखा लो उसको नीचे जाके। आपका पद एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप भी जानते होंगे। आपकी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपया करके बतलाइए, क्या कर्तव्य है आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान ना देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद्द से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? तो ये चीजें वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। वर्तमान में भी प्रासंगिक है ना। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि शिव शंभू के चिट्टे कौन से वायसराय को संबोधित करके लिखा? किसको लिखा? लॉर्ड कर्जन को। कौन से शासनकाल के ऊपर लिखा है, प्रथम या द्वितीय? जो दूसरा वाला शासनकाल था, मैंने आपको आगे ही बताया, 1904 से 1905 वाला, उस समय लिखा। कौन से दरबार में उन्होंने कहा था? दिल्ली दरबार में उनकी शान। कौन से दरबार की शान और शौकत का वर्णन है? दिल्ली दरबार में जो उनकी शान और शौकत थी उसका वर्णन इस पाठ में किया गया। ये प्रतियोगी परीक्षा में आपसे इस पाठ से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। और भारतेंदु ने भी दिल्ली दरबार दर्पण करके एक निबंध लिखा है। आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में निबंध मिल जाएंगे। आप ज़्यादा मतलब गहराई से इस चीज़ को जानना चाह रहे हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं। कैसर कौन होता है?
रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था। जार, यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गारियाई शासक के लिए प्रयोग किया था। कैसर और जार, फलाना जार, ये जार, वो जार होते थे ना, वैसे ही है। जो लॉर्ड होता है वैसे ही जार होता है। और बुल्गारिया शासकों के लिए होता है। ठीक है, आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया था तो आसिफ जहां के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर भी उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान न दिया। यानी नादिर शाह ने कत्लेआम किया। नादिर शाह कौन था, इसका परिचय भी दिया गया है। 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे। तानाशाही के रूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। ये लॉर्ड कर्जन की पिक्चर है, देख लीजिए। 2 बार रहे हैं, 1899 से 1904 तक और 1904 से 1905 तक। 8 करोड़ प्रजा का गिड़गिड़ाकर, ये कौन सी 8 करोड़ प्रजा, बंगाल की। ठीक है, इस समय आपकी शासन अवधि पूर्ण हो गई, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उससे कम पीड़ा न दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ ना समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहां चौकीदार से लेकर ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूं। तू मेरा अन्नदाता है। अपने विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा के शुभ की चिंता ना की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से ना देखा हो, तो मेरा प्रणाम ना लो। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। तो ये नरवरगढ़ नामक स्थान का वर्णन कौन से पाठ में हुआ है? शिव शंभू के चिट्ठे वाला, ये जो है ना विदाई संभाषण, इसमें हुआ है। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश में क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है तो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं। यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहां? इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहां? इसके साथ ही यह विदाई संभाषण यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद अभ्यास है, जिसमें करना है शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर भी जरा ध्यान न देना
यह किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत करता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बंगाल विभाजन। करजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि वो जो चाहता था उस व्यक्ति को फौज के ऊंचा पद नहीं दिया गया। विचारिए तो क्या आपकी शान इस देश में थी? क्या हो गई इतने ऊंचे होकर? कितने के आशय स्पष्ट कीजिए। यानी दिल्ली दरबार में जो शान थी, उनके हुक्म का एक अवस्था था पूरे उसमें, और अब खुद ही नौकरी से इस्तीफा देना पड़ रहा है। आपकर यहाँ के निवासियों के बीच कुछ तीसरी शक्ति भी। तीसरी शक्ति किसे कहा गया? इंग्लैंड की जो संसद थी, जिसका यहाँ पर शासन चलता था। ठीक है, और पाठ के आसपास का है गौर करने की बातें, ये सब चीज़ें मैं आपको करवा दूंगी, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। बाकी मैं आपको पाठ इतने अच्छे से पढ़ा दिया है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, नादिर से बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में आपको ये बात सही लगी या गलत लगी, तो नादिर शाह वाला उदाहरण भी, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से मैंने करवा दी। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़कर, हम साथ में यदि पढ़ें और आपको उसका उत्तर ना आए, ऐसा नहीं होगा। आप स्वयं इस चीज़ को परीक्षा हॉल में महसूस करेंगे। अच्छा लग रहा हो तो केवीएस की ये जो किताबें हैं, ये राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में भी हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में भी हैं। इसके अलावा आप केवीएस के मित्रों को शेयर करें, अपने आसपास इन किताबों को ज़रूर शेयर करें। आप लोग करते भी हैं। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, जो भी विद्यार्थी हिंदी बुकशाला चैनल से नहीं जुड़े हैं, हिंदी बुकशाला को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ आपको 12th की किताबों सहित अन्य किताबें, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ सब कुछ मिलता है। तो धन्यवाद, जय हिंद।